गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कविता के बहाने। कुंवर नारायण, इसके लेखक है कुंवर नारायण। बात सीधी थी पर जो इनका दूसरे वाली जो कविता है वो हमारे चैप्टर से हट गई है। केवल इनका पार्ट 1 कविता के बहाने ये हमारे सिलेबस में है। कविता के बहाने बात सीधी थी पर पूरी 2 कविताएं थी इसमें, दूसरे में से एक इसमें हट चुकी है, लेकिन पहला पार्ट हमारे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो कविता के बहाने कविता किसने लिखी है? इसके लेखक है कुंवर नारायण। आपको लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं आपको इजीली मिल सके। उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप लाभ ले पाओगे। ठीक है? तो बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे कैसे पता चल पाएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं? तो बच्चों, आप मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है? तो इस कविता के बहाने, तो पहला प्रश्न मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं? ठीक है, अब इसका उत्तर देखिए इस प्रकार है। इसका अर्थ है भेदभाव, अंतर व अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते, उसी प्रकार कविता को भी किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। जो कवि होते हैं, देखो कविता क्या है? शब्दों का खेल है। हम कहानी लिखते हैं, जो राइटर्स, कहानी बहुत लंबी होती है लेकिन जो कविता लिखते हैं उसमें सारी कहानी को एक कविता में समेट सकता है एक कवि। ठीक है? तो वो कविता क्या होती है? शब्दों का खेल होता है। तो एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए हमें। जैसे पहले के कवि होते थे ना, अपने राजाओं की प्रशंसा ही करते थे। कोई कवि होते हैं किसी एक विचारधारा के साथ चलते हैं, तो हमें किसी सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति कवियों को नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है, ये आप समझिए। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य क्या होना चाहिए? समाज में एकता लाना होना चाहिए। स्वतंत्रता के समय बहुत से कवियों ने अपनी कविता के जरिए क्या किया था? क्रांति की लहरें दौड़ा दी थी। लोगों के मन में क्रांति, उत्साह भर दिया था, ताकि लोग उनकी कविताओं को पढ़कर उन्होंने क्या किया? क्रांति में भागीदारी की और उनके अंदर इतना जोश भरा कवियों की कविताओं ने कि वे क्रांति में कूद पड़े और भारत को उन्होंने आज़ादी दिलवाई और अंग्रेजों को वापस अपने देश भेजने में कामयाब रहे। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, देखिए। कविता का उड़ने और खिलने से सीधा संबंध है। कैसे है? देखिए, इसको बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कविता का उड़ने और खिलने के से कैसा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है। ठीक है? उसकी उड़ान जो है वो सीमित होती है, बहुत दूर वो नहीं उड़ सकती है, फिर वो थक जाती है। तो चिड़िया क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है। परंतु कविता क्या होती है? देखो, कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे उड़ती है। कविता में कवि कल्पना करता है, कभी वो दिल्ली की सोच, अभी वो उसका मन दिल्ली पहुंच गया है, अभी कलकत्ता के पहुंच गया है, अभी आउट ऑफ कंट्री पहुंच गया है। तो कविता क्या कर सकती है? बहुत ऊंची उड़ान भर सकती है। कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। यह काल की सीमा तक को लांघ जाती है। कवि कभी सोच रहा है, इतिहास की बात कर रहा है, आज से 100 साल पहले कवि पहुंच जाता है, आज से 100 साल बाद की बातें भी कविताओं में आपको मिल जाती है। तो क्या होती है? ये काल की सीमा तक को कवि लांघ जाता है। कविता जो होती है काल की सीमा को लांघ जाती है, उसके लिए काल या समय कोई मायने नहीं रखता है। इस तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। जिस तरह फूल विकसित होता है, अपनी सुगंध बिखेरता है, उसी तरह कविता भी खिलकर
जैसे कविता की रचना होती है, उसके बाद कविता कैसे खिलती है, अनेक लोगों तक पहुंचकर जब लोग साहित्य प्रेमी उनकी कविताओं को पढ़कर रसास्वादन करते हैं, उनके मन में जोश उमंग भरता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक खिलता हुआ फूल लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरता है, रंग बिखेरता है, ऊर्जा और मन में शांति बिखेरता है, उसी तरह कविता भी लोगों के मन में क्या करती है, कविता भी फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज को प्रसन्न रखता है, उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसकी खुशबू सनातन है, वह हर युग में मानव को आनंद देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कविता को बच्चों के समानांतर क्यों कहा गया है? कविता और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। बच्चे खेलते कूदते समय, देखो अब कविता को बच्चों के समान क्यों कहा है? चिड़ियों से तो कविता आगे आ गई है, फूलों से भी कविता ऊपर हो गई है, क्योंकि चिड़ियाँ एक सीमित स्थान तक उड़ती हैं, फूल कुछ ही समय खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता को बच्चों के समानांतर क्यों कहा गया है? कविता और बच्चों को समान ही कहा गया है। कैसे? देखिए, कविता और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान, खेलने का स्थान व्यापक होता है। जिस तरह बच्चों का खेलने का स्थान कभी सीमित नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे खेलते कूदते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते। हम किस समय खेल रहे हैं, बच्चों को समय का कोई अंदाज नहीं होता। जैसे सुबह चले जाएंगे, जब तक उनको बुलाया नहीं जाएगा तब तक वो आएंगे नहीं। उनको नहीं पता रहता है कि अब कितना समय हो गया, खाने का समय है या उठने का समय है, सोने का समय है। उनको उस समय से कोई परवाह नहीं रहती है। जाति, जब बच्चे खेलते हैं तो ये नहीं देखते हैं, जाति धर्म नहीं देखा जाता है, जाति और धर्म संप्रदाय, ठीक है, वो हर किसी के साथ उसी तरह खेलते हैं। बच्चों के मन कोमल होते हैं और बच्चों का मन यह नहीं जानता है, ठीक है, आदि का ध्यान वे नहीं रखते हैं। वे हर जगह, हर समय, वह हर तरीके से खेलते हैं। उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता। सीमा का बंधन नहीं होता मतलब अगर अभी इसके घर में खेल रहे हैं तो थोड़ी देर में किसी और के घर में चले जाएंगे, और कोई उनको मना भी नहीं कर सकता है कि आप यहाँ मत खेलो, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत, ऐसा मत करो। बच्चे हैं, ठीक है, वो कहीं भी जा सकते हैं। जिस घर में, जो घर किसी के सामने है, आपके सामने मान लिया कोई घर है, आपने उसके घर के भीतर, उनके घर के भीतर का पता आपको नहीं होगा, लेकिन बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। बच्चों को हर अपने सामने जिनके घर वो जाते हैं, जो जिनके घर के बच्चों से उनकी दोस्ती होती है, उनके घर का कोना कोना वो जानते हैं। कविता भी शब्दों का खेल है। जिस तरह बच्चों को देखो बच्चों का खेल है, उसी तरह कविता का शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं। इनमें निस्वार्थता होती है। बच्चों के सपने असीम होते हैं। देखो बच्चों के सपने बहुत, अभी बच्चा कहाँ की सोच लेता है। बच्चों के जो सपने होते हैं वे असीम होते हैं। इसी तरह कवि की कल्पना भी असीम होती है। जिस तरह बच्चे कहाँ की सोचते हैं, आपने बच्चों को देखा होगा कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो बच्चों के सपने जो होते हैं असीम होते हैं। उसी तरह कवि की कल्पना भी असीम होती है। कवि की कल्पना का भी कोई ठिकाना नहीं है। कवि कुछ भी कल्पना करके अपनी कविता में रंग बिखेर सकता है। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रही हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आप एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तभी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और भी सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो, जिससे आपको अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स में बहुत ही सहायता मिलेगी। और आपको अगर पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है या आपको हिंदी के लिए आपको अतिरिक्त समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर को सुनेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कविता के संबंध में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? आंसर देखिए, कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, यह अमर है। कवि क्या कहता है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, यह अमर है। एक बार लिख दी जाती है
और वो अमर हो जाती है जन्म जन्मांतरों के लिए। जैसे आप देखो कबीर, सूरदास, तुलसी और रामायण महाभारत ही देखो, कितने कितने वर्षों पूर्व लिखे गए हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसा लगता है कि आज हमारे समाज में जो वे बातें बोल रहे हैं आज भी हमारे समाज में वैसा ही है, ठीक है। और अब वो देखो एक बार लिख दिया गया है और जो लिखने वाला है उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी रचनाएं देखो अभी भी अमर हैं और युग युगांतर तक मानव को प्रभावित करती हैं। हमको रामायण महाभारत जो महाकाव्य हैं और जितने भी वेद उपनिषद पुराण हैं और जितने भी रचनाएं हैं, लोगों की रचनाएं हैं, वो हमको अभी भी प्रभावित करती हैं। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है, ठीक है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप इससे लाभ लेंगे, यह भी उम्मीद है। और ये कविता के बहाने चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स आपके यहाँ पर पूरे होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।